ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼। ओ भाई मजाक नहीं होना, भाई दे मुझे दंद है नहीं, तां करके आवाज इदां दी आई है। और इस प्लेस के अंदर बदल कर इससे पैसा कमाएगा और ये प्रोजेक्ट 2050 के अंदर लगभग मुकम्मल हो जाएगा। एबिलिटी भी है नहीं, पर होप्स हो कि जल्दी ठीक हो जो सारा कुछ। रिसर्चर्स काजामा कंस्ट्रक्शंस के साथ मिलकर इसकी तैयारी पर भी काम कर रहे हैं। नहीं ये ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੈਂਡਮ ਫੈਕਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਵਧੂਗੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਬਾਨੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵਿਦਾਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦ वीडियो। मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। आ जाओ। एक नॉर्मल इंसान के जिस्म में 23 क्रोमोसोम्स के जोड़े मौजूद होते हैं, जिनमें से 22 को ऑटोसोम्स कहते हैं, जबकि 23वें को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो कि हमारे जेंडर को डिसाइड करता है। अगर 2 एक्स क्रोमोसोम्स वालिदैन से आ जाए तो बच्चा फीमेल यानी औरत, और अगर एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम आ जाए तो बच्चा मेल या मर्द पैदा होता है। अब ये वाई क्रोमोसोम सिर्फ मर्दों के अंदर होता है और इसीलिए ये सिर्फ बाप से बेटे के अंदर मुंतकिल होता है, यानी बच्चे के वाई क्रोमोसोम से हम अपने बाप दादा का डाटा भी निकाल सकते हैं, और इस मेथड को कहते हैं पेरेंटियल लिनेज। अच्छा इसी वाई क्रोमोसोम ਪਹਿਲਾਂ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, बस वो समझ लो वही है। उसको इस्तेमाल में लाते हुए रिसर्चर्स ने एक डाटा निकाला है कि मौजूदा इंसानी आबादी के वाई क्रोमोसोम में मंगोल सल्तनत के बानी चंगेज़ खान के गहरे निशानात मिलते हैं। इस नक्शे में देखा जाए तो जहाँ पर मंगोलिया के इर्द गिर्द इलाकों का डीएनए मंगोल लोगों खसूसन चंगेज़ खान से मिलता है, तो वहीं पर पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के रहने वाले हज़ारा के लोगों का डीएनए भी इससे बहुत ज़्यादा मिलता है। तारीख में वैसे भी मंगोलों की बर्बरियत और जुल्म सफाकियत का जिक्र हमेशा से होता रहता है, क्योंकि एक बहुत बड़े हिस्से पर इनका कब्जा था। ये लोग जहाँ पर भी गए बस अपनी तबाही के निशान छोड़कर गए, और यही वजह थी कि जब भी इनकी फौज सामने आती थी तो हर एक घर से बस यही आवाज़ आती थी, बड़े खतरनाक लोग हैं। हिंदुस्तान की सर ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਹੁਤ ਆ। ज़मीन पर मंगोलों के हमले से मुसलमान हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें रोके रखा, जिन्हें तारीख के अंदर इसका बहुत कम क्रेडिट दिया जाता है। और दूसरी वजह शायद इनके वापस पलटने की ये सिंगर हो सकते हैं। जाने जाने यस पप्पा eating sugar no papa। क्या ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਓਏ। ओ भाई मजाक नहीं होना, भाई दे मुझे दंद है नहीं, तां करके आवाज इदां दी आई है। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के सीजन 2 पार्ट 31 में खुशामदीद। एक ऐसी मुनफरिद वीडियो सीरीज जिसमें हम दुनिया और कायनात से मुतल्लिक ऐसी हैरत अंगेज और ऐसी इंटरेस्टिंग किस्म की फैक्ट्स जानते हैं, जिनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, कब हो गया ये? कब हुआ कब? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। चलो 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 बल्ले जोने लेवर भाजी। ओए ये तो टक्कना को बंद हो गया काम। आज के जदीद दौर के अंदर शायद आपको ये तो सुनने को मिल सकता है कि किसी मुल्क ने अपनी पोर्ट को किसी और मुल्क को लीज पर दे दिया, अपना कोई प्रोजेक्ट इस मुल्क को पैसों के बदले गिरवी रख दिया। लेकिन शायद ही आपने ये सुना हो कि एक मुल्क अपना कर्जा उतारने के लिए अपने खूबसूरत तरीन शहर को ही बेच दे। जी हाँ, इस्लामी मुल्क मिस्र कुछ ऐसा ही करने वाला है, जो इस वक्त अपने सबसे बुरे मौशी दौर से गुजर रहा है, क्योंकि यहाँ पर महंगाई सबसे अरूज पर है और अपने लिए गए कर्जों पर इसको इस साल 30 अरब डॉलर का कर्ज अदा करना है, और इसके पास सिर्फ और सिर्फ 35 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मौजूद हैं। ये IMF से 10 बिलियन डॉलर मजीद कर्ज ले रहा है, लेकिन ये भी इसके पुराने सूद को उतारने के लिए नाकाफ़ी हैं। लिहाजा इसका इलाज इसने ये ढूंढा है कि अपने मुल्क के अंदर बहरे रूम के किनारे पर आबाद 170 स्क्वायर किलोमीटर के इंतहाई खूबसूरत शहर रासुल हिकमा को UAE के डेवलपर्स को बेच दिया जाए। मिस्र के इस शहर को जमीन पर जन्नत की तरह खूबसूरत कहा जाता है, जिसके बदले में इसे 35 अरब डॉलर मिलेंगे। UAE इसे एक टूरिस्ट प्लेस के अंदर बदल कर इससे पैसा कमाएगा, और ये प्रोजेक्ट 2050 के अंदर लगभग मुकम्मल हो जाएगा। अगर हम ज़रा गौर करें तो इजिप्ट यानी मिस्र और हमारे मुल्क के मसाइल बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी करप्शन, फ़ौज की मदाखलत और कर्ज़ों की वजह से मुल्क की इकॉनमी तकरीबन तबाह हो चुकी है।
और अनकरीब अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान को भी बिल्कुल इसी तरह से अपनी मोटरवेज, सी पैक, स्टील मिल जैसे इदारों को बेचने के बाद अब अपना कर्जा उतारने के लिए अपने शहरों को बेचना पड़ेगा। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन हालात तो बिल्कुल यही बता रहे हैं। मैं ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੋਪਸ ਹੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, क्योंकि कितने कितने आम जनता पे प्रभाव पैंदा है। रबड़ से बने टायर्स, बेल्ट, ग्लव्स, रबड़ बैंड या रेजर्स तो आपने देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब के लिए रबड़ आखिर आता कहाँ से है? आप में से ज़्यादातर लोगों को लगता होगा कि शायद इसे किसी केमिकल से इंडस्ट्री के अंदर तैयार किया जाता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये रबड़ कुदरती तौर पर एक दरख्त से लिक्विड की सूरत में हासिल किया जाता है, जिसे कहते हैं हेविया ब्रिसिलिनेसिस, जो 140 फीट ऊंचा दरख्त होता है, जो कि 10 साल के बाद एक लेटेक्स नामी लिक्विड को पैदा करता है और इसे ऐसे काट कर एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है और कुछ केमिकल मिलाकर साफ करने के बाद ये सॉलिड शेप के अंदर आ जाता है और इसके बाद इसे सुखाकर इसके अंदर सल्फर को मिलाया जाता है और इसके बाद ये रबड़ निकलकर तैयार हो जाता है। ओह वाह। नासा और स्पेस एक्स जैसी कंपनी जहां पर चांद और मार्स पर अपना पहला इंसानी मिशन भेजने के लिए सालों से काम कर रही हैं, तो वहीं पर जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक ऐसा प्रोजेक्ट अनाउंस किया है जो कि आपके होश उड़ा देगा। जापान 2050 तक ज़मीन से चांद और मार्स तक एक बुलेट ट्रेन बनाने वाला है, जो कि इंसानों को इंतहाई तेज़ रफ्तारी से रॉकेट इंजन के साथ चांद और मार्स के स्टेशन पर पहुंचाएगी। जापानी रिसर्चर्स काजामा कंस्ट्रक्शंस के साथ मिलकर इसकी तैयारी पर भी काम कर रहे हैं। नहीं, ये सारे रल के सानू फुद्दू बनाउण डे है, कुछ नहीं ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਗਾइस, ਹਜੇ 2050 ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਚਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਸਟ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ 2050 ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ खबर है। प्रोजेक्ट को हेक्सा कैप्सूल का नाम दिया गया है और ये जापान की बुलेट ट्रेन की तरह ट्रैक पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और स्पेस के अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी को इस्तेमाल करेगा और चांद पर लूनर, जबकि मार्स पर इसके करीब तरीन चांद फोबोस पर यह स्टेशन बनाया जाएगा। यहाँ पर जाने वाले और स्टे करने वाले लोगों के लिए स्पेशल ग्लास की बिल्डिंग बनाई जाएंगी, जहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी, पौधे और ज़रूरियात की तमाम चीज़ें मौजूद होंगी। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਲੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥਿਊਰੀਆਂ। अब बज़ाहिर सुनने में शायद ही आपको साइंस फिक्शन मालूम हो, लेकिन जापान इसे 2050 तक तैयार करने का दावा कर रहा है। लेकिन दुनिया भर के साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगले 100 सालों तक भी ऐसी किसी टेक्नोलॉजी का बनना बिल्कुल नामुमकिन है। और इसके पीछे वजह बहुत इंटरेस्टिंग है कि जापान के अंदर आज भी ट्रेन का ये हाल है कि यहाँ पर मुसाफिरों को ट्रेन के अंदर धक्का मारने के लिए बाकायदा एक फोर्स मौजूद है, जिन्हें कहते हैं पुशर्स। इन मुसाफिरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं अपने क्रश के दिल के अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो यार, वो किसी ना किसी तरह से इतने बड़े ख्वाब तो देख ही रहे हैं ना। हमारे मुल्क इतना थोड़ी है कि अगर किसी पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने गलती से भी ये प्रोजेक्ट पेश किया होता तो इसके प्रोफेसर और सो कॉल्ड डफर साइंटिस्ट ने उसकी कुछ ऐसे इज्जत अफजाई करनी थी। बकवास बंद कर कुत्तिया। और मौलवी साहबान ने कुछ ऐसे ऐसी दी तैसी और तुम्हारी बहन दी सिरी। इस प्रोजेक्ट पर बेचारे ने मांगने इतने पैसे थे $500 million और इसको मिलने इतने थे। देख भाई 300 रुपए दूंगा तेरे को। और मैं ऐसी मेंटेलिटी की बात अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि मेरे पास इसका सबूत मौजूद है। चीजें जाहिलों के हाथ में हो वो कुछ कर सकते हैं। क्या तरीका है, कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट देखिए, तरीके बहुत से हैं, लेकिन अब हमने कसम खाई है कि इस मुल्क को कुछ नहीं बताएंगे। जो हमने बताया उसका जो सिला मिला ना, अब उसके बाद कोई सोल्यूशन, कोई हल नहीं बताएंगे किसी को। अब तक आपने बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको दुनिया की 2 सबसे बड़ी मशीन्स दिखाने वाला हूं जो कि लाखों लोगों का काम अकेले कर सकती हैं। पहली मशीन का नाम है बेगार 288। इसे कोयले की खुदाई के लिए बनाया गया है, जो कि हर रोज 2,40,000 टन कोयले की खुदाई कर सकती है। जैसे रमजान के दिनों में फ्रूट वाले आपकी जेब से पैसे निकालते हैं। किसी आम से फ्रूट की कीमत भी पूछ लो तो जवाब आता है 40 लाख। ज्यादा ही हो गया। कमीना मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ये मशीन जर्मनी के अंदर बनाई गई थी और इसे बनाने पर तकरीबन 7 अरब रुपए का खर्चा आया था। जर्मनी वाले बड़े तेज है मशीन। दूसरी मशीन है नासा के पास, जिसका नाम है क्रॉलर, यानी रेंगने वाली। ये मशीन इतनी हैवी है और इतना ज्यादा वजन उठा सकती है कि इसे स्पेसक्राफ्ट को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 1 घंटे के अंदर सिर्फ 1 किलोमीटर का सफर ही तय कर पाती है।
ये सामान भी तो देखो कितना एशिया के भारा। सबसे अमीर और दुनिया के 9वें अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी का प्री वेडिंग फंक्शन हो रहा है। यानी शादी के फंक्शन से पहले के इवेंट जिस पर 1000 करोड़ इंडियन रुपीस खर्च किए जा चुके हैं, जो सिर्फ 3 दिन का एक फंक्शन है क्योंकि असल शादी तो जुलाई के अंदर होनी है। अब ये पैसे पाकिस्तानी रुपयों के अंदर तकरीबन 3500 करोड़ रुपए बनते हैं, जिसके बाद अंदाजा है कि इनकी शादी का बजट तो तकरीबन 10,000 करोड़ इंडियन रुपीस से भी ज्यादा होगा। आराम इससे नाल। पहले मुकेश अंबानी की बेटी निशा अंबानी की भी शादी हुई, जिसका लहंगा सिर्फ 90 करोड़ इंडियन रुपीस का था, पाकिस्तानी तकरीबन 350 करोड़ रुपए का। जी हाँ, करिए भाई? शादी का सिर्फ एक लहंगा। अगर ये कीमत सुनकर आपका ये हाल नहीं हुआ तो मजीद ये सुने कि निशा अंबानी की शादी का कार्ड सिर्फ 3 लाख इंडियन रुपीस के अंदर तैयार हुआ था। लेकिन अनंत अंबानी की प्री वेडिंग पर दुनिया के अमीर तरीन लोग, मिसाल के तौर पर बिल गेट्स, जिनके नाम के अंदर तो गेट है पर वो विंडोज बनाते हैं, मार्क जिंगरबर्गर और बड़े बड़े फॉरेन सेलिब्रिटीज, लीडर और क्रिकेटर्स के अलावा पूरा बॉलीवुड ही तकरीबन इन्वाइटेड था। भारत के शहर जामनगर, जो कि अंबानी फैमिली का आबाई शहर है, यहाँ पर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। मशहूर हॉलीवुड सिंगर रिहाना ने पहले दिन के अंदर यहाँ पर एक कॉन्सर्ट के अंदर परफॉर्म किया, जिसके लिए इसको $60 लाख दिए गए। इसके अलावा मशहूर Yeah, सिंगर it's एकॉन true. और बॉलीवुड के तीनों खान स्टेज पर एक साथ डांस कर रहे थे, जो कि बहुत ही कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जैसा कि शाहरुख खान ने खुद कहा था। मैं एक वीडियो च किया सी। शाहरुख खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं। बेटा चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। पैसा इंसान से क्या कुछ करवा देता है। भाई साहब ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਲੌਗ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਟੱਪਣ ਡਏ ਆ। ਹੈ ਬਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗਏ ਹੋਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਗਏ ਨਾ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗਏ ਹੋਣ। ਅੰਬਾਨੀ यार, अंबानी कौन नहीं जाना पसंद करूँगा उत्थे भाई हैं। इस शादी में मेहमानों को अंबानी के 5 प्राइवेट जेट्स पर एयरपोर्ट पर मौजूद लग्जरी गाड़ियों के अंदर लाया गया और 1200 मेहमानों के लिए 750 एकड़ जमीन पर मुहित प्राइवेट कैंप्स के अंदर इनको ठहराने का बंदोबस्त किया गया, जो कि किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। इन मेहमानों के लिए खास तौर पर एक थीम पार्क को भी बनाया गया ताकि इनको एंटरटेनमेंट मिल सके। अब इससे पहले कि आप मुकेश अंबानी के लिए ये बोलें, तो आपको बताता चलूं कि इस शादी के बहुत सारे पॉजिटिव पहलू भी हैं और नेगेटिव पहलू भी, जिन्हें डिटेल से फिर किसी नई वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पर अच्छी बात यह है कि जहां पर तमाम बड़े बड़े इंडियन लोग अपनी शादी वेस्टर्न मुल्कों के अंदर जाकर इन्हीं के कल्चर के अंदर करते हैं, मुकेश अंबानी ने इन वेस्टर्न लोगों को बुलाकर अपने कल्चर से इंट्रोड्यूस करवाया। ਕਲਚਰ ਸੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ, ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਉਹਨੇ ਸੋਲਿਡ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢਤੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਈ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨੇ पैसा। दूसरा, टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया को एक बार फिर से रिकॉग्नाइज करवाया, जो कि मुस्तकबिल के अंदर इसके मुल्क को बहुत फायदा देगा, क्योंकि इस वेडिंग के अंदर दुनिया के बड़े बड़े टेक जायंट्स मौजूद थे जो इंडिया में टेक इंडस्ट्री को बहुत ही सीरियस लेना शुरू करेंगे। और तीसरा फायदा है इंडिया की करेंसी इंडिया के अंदर ही मौजूद रही, बाहर मुल्क के अंदर नहीं गई। इस प्री वेडिंग पर जितना भी पैसा खर्च किया गया वो इंडिया के अंदर ही रहेगा और इसी के लोगों को रोजगार भी देगा और इसकी इकोनॉमी को फायदा पहुंचेगा। इंडिया के वो सो कॉल्ड बॉलीवुड स्टार्स जो कि किसी आम इंसान से बात करना तक अपनी तौहीन समझते थे, इन्हें नीचे बिठाकर नचवा कर या फिर केटरिंग के काम पर लगाकर इनकी औकात बता दी कि पैसे की। भाई साहब नचवा के वीडियोस बना रहे सी ਉਹ ਕਪਲ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਾਰ ਹੈ ਵੀਡੀਓਸ ਰਿਕਾर्ड ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਫੋਨਾਂ 'ਚ। पावर क्या होती है, ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी भी वक्त है है कि रात 12 बजे के बाद किसी को ये मैसेजेस भेजना बंद कर दो और कमाने पर ध्यान दो। तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? नहीं, अब मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो मानेंगे, लेकिन अगर करेंगे नहीं तो वरना भैया घर वालों के ताने सुन सुनकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कई बार ये ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में पैदा होकर ही गलती क्या की है। कर लिया। क्योंकि दिल तो सभी का करता है कि ऐसे बेड पर बैठे बैठे हमें दुनिया जहान की सब दौलत मिल जाए, पर जनाब इसके लिए तशरीफ घिसानी पड़ती है और तब कहीं जाकर हो सकता है कि अचानक से कभी किस्मत का दरवाजा आपके लिए भी इस तरह से खुल जाए। नेगेटिव साइड ये है कि इंडिया के अंदर आज भी बेपनाह गुर्बत है और इस मुल्क के लगभग तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ लोगों में से 15 लाख लोग ही ऐसे हैं जो कि 80% से ज्यादा पूरे इंडिया की दौलत के मालिक हैं। इस कदर दौलत को टैक्स लगाकर इकोनॉमी के अंदर शामिल करना चाहिए। और दूसरा, आज के टाइम के अंदर हमने इन लोगों को पब्लिक सेलिब्रिटी बना दिया है, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ था।
इन सेलिब्रिटीज़ को ही फॉलो करते हुए लोग अपनी हैसियत से ज़्यादा शादियों पर खर्च करने के लिए मज़ीद मोटिवेट होंगे। ये ज़रूरत से ज़्यादा पैसे का ज़िया और असराफ है जो कि हर रोज़ लाखों ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਹੈ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਇਹ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਓਏ ਹੋਏ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ये अपने पे डिपेंड करता है कि आप की करना। करोड़ों लोगों की महरूमी को दूर करने के साथ इनकी भूख को भी मिटा सकता है। ऐसे लोग जो कि सिर्फ खाने की कमी की वजह से या फिर बेसिक नीड की वजह से अपनी जान दे देते हैं। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ सो गाइस ये ਸੀਗੀ ਦੇਖ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਅੰਬਾਨੀਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਅੰਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਬਾਨੀ ਹੋਵੇ ਅਡਾਨੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਚ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੜਵਾਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2000 ਕਰੋੜ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10 ਅਰਬਪਤੀ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਜੋ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਚਾਹੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਹੋਵੇ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਐਕੋਨ ਰਿਹਾਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੌਂਸਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਬਾਈ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਹ ਬਾਈ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੋਪਸ ਹੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।